Question number 3. The profit and loss account of MSXY Glassworks for the year ending 31st March 2022 is. तो PL अकाउंट हमको दे रखा है, क्या पूछा है पहले हम वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है, टैक्स पेबल बाय द फर्म एंड टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स। तो सबसे पहले तो आप देखो ये टैक्स पेबल बाय द फर्म यानी कि टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा, टोटल इनकम ऑफ द फर्म की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ द फर्म से पहले आपको निकालना पड़ेगा बुक प्रॉफिट, यानी कि सिर्फ टैक्स पेबल बोल दिया तो यानी कि सबसे पहले आपको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उसकी मदद से आप टोटल इनकम निकालोगे, फिर टोटल इनकम की ही मदद से टैक्स लायबिलिटी निकलता है, ठीक है। समझ गए आप यहाँ पे इतनी चीज कि 3 चीज तो यही बन गया। उसके बाद टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स। तो ये टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स जो पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, जिसको कि हम एलोकेशन ऑफ इनकम कहते हैं। तो एलोकेशन ऑफ इनकम भी इसमें बनाना है, यानी कि जो हमने 4 फॉर्मेट सीखा है वो चारों के चारों फॉर्मेट इस क्वेश्चन में यूज आएंगे। ऐसे ही फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें कि चारों फॉर्मेट लगभग बनाना हो, ठीक है। बाकी कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो उसको पहले हम मार्क कर लें। इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पीएल में मार्क कर लो कि जब आएगा तब हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। इंटरेस्ट के अलावा बोला गया है यहाँ पे पेनाल्टीज एंड फाइन्स। तो देखो पेनाल्टीज एंड फाइन्स तो यहाँ पे है, इसको भी आप मार्क कर लो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका रेमुनरेशन टू पार्टनर, ये तो नहीं है, ये यहीं पे है बस, ठीक है। और फोर्थ वाला भी बस ऐसे ही, बस 2 ही पॉइंट थे पीएल से रिलेटेड। तो पीएल में देखते हैं क्या क्या है। तो बस हम देख लेते हैं कि बुक प्रॉफिट में कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद तो हम क्वेश्चन करते करते देख लेंगे। तो स्टॉक कुछ नहीं लिखा है, ये बिजनेस से रिलेटेड होगा, यानी कि ये अलाउड एक्सपेंडिचर है और हमको लेना कौन कौन सा है, डिसअलाउड, जिसको कि हम नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड होंगे उनको हम निकाल के ऐड कर लेंगे, ठीक है। बिजनेस वाले मत ऐड करना, वो अलाउड होते हैं। फिर 2 परचेजेस, तो वही कुछ बिजनेस से रिलेटेड ही परचेज किए होंगे तो ये अलाउड एक्सपेंडिचर हो गया, ये भी नहीं ऐड होगा। फिर 2 पेनाल्टीज एंड फाइन्स 59,000 रुपीज। यहां बोला है पेनाल्टीज एंड फाइन्स हैव बीन लिवाइड बिकॉज ऑफ इलीगल सेल एंड परचेज ऑफ ग्लास। भाई अब ये बताओ आप कि यहां बोला है पेनल्टी और फाइन किस चीज के लिए लगे हैं, तो इलीगल सेल और परचेज के लिए। तो यार अगर कोई गैर कानूनी इलीगल काम हो रहा है तो उससे रिलेटेड तो अगर कोई इनकम भी आप कमा रहे हो तो भी वो बिजनेस इनकम आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि जो कोई भी बंदा गैर कानूनी काम कर रहा होगा वो कहीं अपना शो क्यों करेगा, पकड़े जाने के लिए अपना नहीं। तो भाई एक तो यहाँ पे ये इलीगल सेल परचेज भी हुआ है, ऊपर से इन्होंने उस पर पेनल्टी भरा है, तो क्या वो पेनल्टी को आप अलाउ कर दोगे, बिजनेस कमा लोगे? नहीं, ये डिसअलाउ होगा। जब वो इलीगल सेल इलीगल लिख दिया तो इलीगल चीजें तो बिजनेस में यहाँ पे काउंट ही नहीं होगी, तो इलीगल का पेनल्टी कहां से काउंट होगा, तो ये डिसअलाउड होगा। तो ये जो पेनल्टी इन्होंने पे किया है यहाँ लिख दो आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस और इसको ऐड कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है ऑफिस एक्सपेंसेस। भाई ऑफिस के इनके खर्चे यानी कि बिजनेस से रिलेटेड खर्चे यानी कि अलाउड। टू सेलिंग एक्सपेंसेस, इनका बिजनेस है तो कुछ सेल भी किए होंगे तो सेलिंग पे जो खर्चे आए होंगे तो ये भी अलाउड एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट टू पार्टनर्स 6,000 रुपीज। तो इससे रिलेटेड पहले एडजस्टमेंट देख लो आप। इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 एट द रेट 8% हैज बीन पेड टू एक्स ऑन कैपिटल। एक्स जो है वो पार्टनर है एक, उनको इंटरेस्ट मिला है 6,000 रुपए और ये 8% है। और हमने क्या पढ़ा है इसमें, भाई देखो जो हम असेसमेंट ऑफ फर्म कैलकुलेट करते हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है और 12% से जितना ज्यादा रहता है बस केवल वो टैक्सेबल हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो 12% से कम है इंटरेस्ट, इस वजह से ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे पिछले वाले सेमेस्टर में इंडिविजुअल का करते थे तो वहां पे फुल्ली डिसअलाउ रहता था, लेकिन यहाँ पे 12% से जितना एक्सेस है बस वो डिसअलाउ होगा। तो यहाँ 8% था यानी कि ये अलाउ होगा, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आप सबसे पहले लोगे और इधर बस डिसअलाउड एक्सपेंसेस है तो इसको बस आप ऐड कर लोगे। नेक्स्ट बाय सेल्स 4,50,000, सेल इनका बिजनेस है तो कुछ सेल किए होंगे उससे इनकम आया है, ये तो अलाउ होगा, बिजनेस से रिलेटेड है। स्टॉक इनका बिजनेस है तो कुछ स्टॉक भी होगा उनके पास तो वो भी अलाउड एक्सपेंसेस है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, साफ साफ को देख के पता चल जा रहा है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड का है। और हम लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं हम
डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन यहाँ पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हो, तो इसको आपको लेस करना है। तो ये हो गया डिसअलाउड। तो इसको आप क्या करोगे, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस में इसको लेस करके दिखाना है आपको, ठीक है। इसका दो ट्रीटमेंट होगा, एक तो यहाँ पे, दूसरा कहाँ होगा, टोटल इनकम में। अभी टोटल इनकम में लेकिन थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, वो क्यों होगा अभी बताता हूं। पहले इसका देख लिया जाए कि और कुछ तो नहीं आएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे तीसरा एडजस्टमेंट दे रखा है, रेमुनरेशन पेबल टू पार्टनर्स एक्स ₹2 लाख y ₹1 लाख हैज नॉट बीन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। अब पहले एकदम ध्यान से समझना आप बात को। यहां पे हम नेट प्रॉफिट में अपने ऐड तो करते थे, देखो यहां लिखा है एनी रेमुनरेशन सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर, ये तो लिखा हुआ है यहां पे ऐड कर रहा है। तो क्या यहां पे हम ऐड करेंगे, लेकिन यहां पे नहीं ऐड करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। अब क्यों नहीं ऐड करेंगे, देखो यहां पे हम ऐड तब करते हैं जब वो, ध्यान से सुनना, जब वो पीएल अकाउंट में डेबिट हो चुका होता है। जब पीएल अकाउंट में रेमुनरेशन टू पार्टनर डेबिट करके दिखाया है तब आप उसको ऐड करो। लेकिन जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और बोला है कि पीएल में नहीं इंक्लूड है, तो जब रेमुनरेशन पीएल में नहीं इंक्लूड है तो बुक प्रॉफिट में वो नहीं आएगा। बाकी सब जगह जैसे होता था वैसे ही होगा ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे कि आप यहां देख लो, अब इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, या फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो, यहां लिखा था सैलरी टू बी कमीशन टू सी। तो ये क्योंकि पीएल अकाउंट में डेबिट था तो इस वजह से इसको हमने रेमुनरेशन टू पार्टनर करके डिसअलाउड करके ऐड कर लिया। यहां इस थर्ड क्वेश्चन में कहीं भी रेमुनरेशन आपको दिख रहा है डेबिट साइड में? नहीं। यहां एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और उसमें भी ये साफ साफ बोला है कि नॉट बीन डेबिटेड। जब ये डेबिट ही नहीं हुए हैं पीएल अकाउंट में तो हम इनको ऐड क्यों करेंगे? तो ध्यान रखना, इनको गलती से भी ऐड मत कर लेना। ऐड तब करते हैं रेमुनरेशन टू पार्टनर जब वो पीएल में डेबिट हो चुके होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एक्स और वाई इक्वल पार्टनर्स इन फर्म है, ठीक है। हाँ, एक चीज और आप देख लो कि बुक प्रॉफिट तो आपने देख लिया। अब देखो यहां लिखा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो जब आप बुक प्रॉफिट में इसका ट्रीटमेंट करोगे तो ये डिसअलाउड इनकम है तो आप लेस करोगे। जितना अमाउंट यहां लिखा है केवल उतना ही अमाउंट लेस करोगे। ध्यान रखना, ये नहीं कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करने लगे, नहीं। जब आप बुक प्रॉफिट में लेस कर रहे हो इसको तब एज इट इज जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है उतना अमाउंट लेस कर दो आप। अब आ जाओ टोटल इनकम में। अगर यही चीज यहां लिखा होता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो भाई पीएल में बुक प्रॉफिट में तो इतना ही जा रहा है, टोटल इनकम में भी इतना ही चला जाता अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा होता तो। लेकिन यहां लिखा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हमको पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। फिर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा तब इसको हम जहां ऐड अदर इनकम में सारे इनकम को ऐड करते हैं ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन, तो वहां पे आप करोगे। तो ध्यान रखना, बुक प्रॉफिट में तो जितना ये क्रेडिट हुआ है उतना ही लेस करना आप, लेकिन जब टोटल इनकम में ऐड करोगे अदर इनकम तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाकायदा कैलकुलेट करोगे। यहाँ रेंट दिया हुआ है और जैसे हम कैलकुलेट करते थे कि म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दिया नहीं हुआ है तो यही हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर टैक्स एक्स दे नहीं रखा है तो यही हो गया एनुअल वैल्यू, फिर लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 तो आप 30% ऑफ एनुअल वैल्यू लेस करोगे। बाकी लोन से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं होगा, बस इसमें से 30% आप लेस कर दोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, वो अमाउंट जाएगा टोटल इनकम में। ध्यान रखना, ठीक है। तो हमको बोला तो इस क्वेश्चन में सिर्फ टोटल इनकम और टैक्स पेबल है, लेकिन टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या बनाओगे? बुक प्रॉफिट। तो फॉर्मेट बना लो आप, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप लिख लो यहाँ पे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दे रखा है 1,28,000। तो इसमें आप ऐड क्या करते हो? डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो चुके हों, तो उनको आपको ऐड कर देना है।
तो स्टॉक अलाउ था, परचेजेस अलाउ, पेनाल्टी एंड फाइन्स डिसअलाउ था, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे पेनाल्टीज एंड फाइन, अमाउंट कितना है 59,000। तो पेनाल्टी और फाइन इलीगल एक्सपेंसेस के लिए डिसअलाउ, ये बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना मानेंगे भाई हमें। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउ, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस अलाउ, इंटरेस्ट टू पार्टनर अगर 12% से ज्यादा रहता तो फिर जितना ज्यादा रहता बस वही डिसअलाउड दिखाते। तो यहाँ 8% है जो कि 12% से कम है, इसलिए ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी नेट प्रॉफिट हम ले चुके हैं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस में और कुछ भी नहीं है जो कि यहाँ पे इंक्लूड करने लायक है, ठीक है। तो आप बस इसी को आउटर कॉलम में लिखो 59,000। तो 1,28,000 प्लस 59,000 ये हो जाएगा आपका 9,877 कैरी ऑन 527 प्लस 1 1,87,000, ठीक है। अब इसमें हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन क्रेडिट हो चुके हों। तो यहाँ पे पहला सेल्स है जो कि अलाउ माना जाएगा, फिर स्टॉक है वो भी अलाउ रहेगा, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये इस हेड का है ही नहीं, तो आप यहाँ लिख लो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रखना जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है बस वही अमाउंट यहाँ पे लेस करना। रेंट लिखा है वो तो जब हम टोटल इनकम में जाएंगे तब हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे, लेकिन यहाँ जो भी लिखा है दूसरे हेड से इनकम वो बस उतना एज इट इज लिख दो आप। तो 12,000 रुपए, तो ये हो गया यहाँ पे 12,000 रुपए, ठीक है। यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा होता तो भी एज इट इज लिखते, ठीक है। तो ये 12,000 रुपए है, और कुछ था नहीं इनकम, मतलब कि जो कि अदर हेड से हो या फिर डिसअलाउड इनकम में और कुछ था नहीं, तो यही 12,000 को आप लेस करो यहाँ पे। सॉरी, ये 12,000 रुपए, इसको आप लेस करोगे 1,87,000 में से, तो आ जाएगा 725 और आपका 817 1,75,000। ये क्या आ गया बुक प्रॉफिट। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिख दो। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कितना हो जाएगा, सॉरी बुक प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से तो हम बुक प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट का अमाउंट हमारा कितना आया है 1,75,000। तो यहां आप लिख दो 1,75,000। उसके बाद बुक प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेस लीस्ट ऑफ देम। दो चीज लिखते हैं, उसमें से जो सबसे कम होता है वो लेते हैं। वो दो चीज क्या है, सबसे पहले एक्चुअल रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, मतलब वर्किंग पार्टनर को जो भी एक्चुअल रेमुनरेशन मिला है अब वो लेते हो सबसे पहले, ठीक है। और स्टैट्यूटरी लिमिट जो कि हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B, तो पहले हम इसका अमाउंट लिख देते हैं। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें दो पार्टनर है एक्स और वाई, और कुछ भी नहीं मेंशन है कि वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है। जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो हम मानते हैं कि सारे पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर हैं, इसलिए सारे पार्टनर का रेमुनरेशन आएगा यहाँ पे। तो एडजस्टमेंट में आप देखो पीएल अकाउंट में तो नहीं दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में दे रखा है कि रेमुनरेशन पेएबल टू पार्टनर, एक्स को 2 लाख रुपए, वाई को 1 लाख रुपए। तो यहां पे आप लिखोगे 2 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए, ठीक। ये तो आ गया रेमुनरेशन वाला। यहाँ और लिखो आप, अब स्टैट्यूटरी लिमिट आपको कैलकुलेट करना होगा। ध्यान रखना नीचे स्पेस हमेशा छोड़ देना, यहाँ पे अभी थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है, तो स्टैट्यूटरी लिमिट को नेक्स्ट पेज पे आप कैलकुलेट कर दिया करो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैट्यूटरी लिमिट, जो भी सेक्शन है आप वो लिख दो अंडर सेक्शन 40B, ठीक है। जो भी क्या ये यही रहता है अंडर सेक्शन 40B, ठीक है। उसके सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑन
फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब कि बुक प्रॉफिट का जो भी अमाउंट है उसका पहला 3 लाख का ट्रीटमेंट पहले यहां करते हैं, 1,50,000 और 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख, जो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख है। हमारा बुक प्रॉफिट आया कितना है? बुक प्रॉफिट आया हमारा 1,75,000। तो पहला 3 लाख, ये तो खुद ही 3 लाख के अंदर है, यानी कि ये पूरा अमाउंट आ जाएगा यहां पहले 3 लाख में। समझ में आया? तो ये फर्स्ट 3 लाख यानी कि 1,75,000 बुक प्रॉफिट था जो कि 3 लाख के अंदर है, पूरा ही अमाउंट आ जाएगा। तो 90% ऑफ 1,75,000। ठीक, अब ये तो 1,50,000 एज इट इज यहां पे लिखा जाएगा। अब उसके बाद यहां आप कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेटर पे 1,75,000 का 90%, जो कि अमाउंट आया है 1,57,500। 1,57,500। ठीक है, इन दोनों अमाउंट में से जो भी ग्रेटर है, ध्यान रखना, इसको मैंने अच्छे समझाया हुआ है फॉर्मेट वाली वीडियो में, आप देख लेना अगर ये ना समझ आए तो। ठीक है, तो पहले ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट दोनों हमने लिखा 1,50,000 और 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। उसके बाद हमने इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है सीधे यहाँ पे आउटर कॉलम में आप लिख दो। तो इन दोनों में से ग्रेटर है ये 1,57,500। उसके बाद हम लिखते हैं ऐड, जो बैलेंस बच गया होता है उसका 60%। तो अगर बुक प्रॉफिट का कोई अमाउंट बचा होता तो उसका 60% निकालते, तो बुक प्रॉफिट का तो कोई अमाउंट बचा ही नहीं है, पूरा अमाउंट यहीं पे यूटिलाइज हो गया है। तो ये हो गया नील अमाउंट, यानी कि 1,57,500। यही क्या हो गया हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट। अंडर सेक्शन 40B। ठीक, जो स्टैट्यूटरी लिमिट का वैल्यू आया वो आप यहां पे पुट कर दो, 1,57,500। अब यहां क्या लिखा हुआ? लेस लीस्ट ऑफ देम, इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट है। तो आप खुद देख लो, रेम्यूनरेशन ज्यादा है, स्टैट्यूटरी लिमिट कम है, इसका मतलब यही अमाउंट लीस्ट है और ये लेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक भाई, लीस्ट ऑफ देम लेस करना था हमको, तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके थे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो ये लीस्ट है, यहाँ आप लेस कर दो 1,57,500। तो इसको आपको लेस करना होगा बुक प्रॉफिट में से। तो 1,75,000 माइनस 1,57,500, अमाउंट आ गया 17,500। 17,500 ये क्या आया है? बिजनेस इनकम आ जाता है हमारा। ये बिजनेस इनकम में हम ऐड करते हैं अदर इनकम। तो यहां अदर इनकम में अदर सोर्सेज है नहीं, कैपिटल गेन्स है नहीं, पीजीबीपी ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। बचा क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप चाहो तो अलग जगह कैलकुलेट कर दो, फिर यहाँ पे दिखा दो तो भी चलेगा। मैं यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई हेड है नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि ये नॉट कवर्ड वाले में आएगा, तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू है नहीं, फेयर रेंट है नहीं, सीधे एक्चुअल रेंट, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो दिया है 12,000 रुपए। तो भाई इन तीनों में से जो ग्रेटर होता है, जो भी ग्रेटर होता है वही हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 12,000 रुपए हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं 3 चीज, टैक्स, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, तीनों ही नहीं है तो आप लिख दो नील, और यही 12,000 रुपए हो गया आपका एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम क्या लेस करते हैं? हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ठीक है, सबसे पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 12,000 रुपए है तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू कितना है? 12,000। तो 30% ऑफ 12,000 ये आ जाएगा 3,600। ठीक है, तो इसको आप लेस करो एनुअल वैल्यू में से। तो एनुअल वैल्यू है 12,000 रुपए,
इसमें से आप लेस करोगे 3600, तो ये आ जाएगा 8400 अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड भी लेते हैं, लेकिन वो मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे दिया ही नहीं है लोन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, बस रेंट दे रखा था तो हमने उस प्रोसीजर करके दिखा दिया यहाँ पे। तो ये आप लेस करोगे तो जो अमाउंट आ रहा है 8400, उसको आप यहाँ सीधे लिख सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, 8400। उसके अलावा अदर सोर्सेस कैपिटल गेन है नहीं, तो यही 8400 रुपए अदर इनकम हो गया। इसको बाहर लिख के आप बिजनेस इनकम में ऐड कर दो। तो 17,500 प्लस 8,400 ये हो गया 25,900। 25,900। ठीक है, तो ये आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो डिडक्शन कोई भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अमाउंट निल, यानी कि यही जो अमाउंट है 25,900, यही हो गया टोटल इनकम। ठीक है, 25,900। अब हम बनाएंगे एलोकेशन ऑफ इनकम। तो एलोकेशन ऑफ इनकम हम कैसे बनाते हैं? अच्छा, यहां पे पूछा था आपसे टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स, तो आप यहाँ पे टोटल इनकम ऑफ पार्टनर्स लिख के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें दो पार्टनर की बात हो रही है, एक्स और वाई। तो आप यहाँ सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आप उतना यहाँ पे ब्लॉक बना लो। दो पार्टनर की बात हो रही है तो दो ब्लॉक बना लो आप। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनर एक्स का जगह, ये हो गया पार्टनर वाई का जगह। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? एट द रेट 12%। यहां इस क्वेश्चन में कितना है? 8% बोला है। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे जब हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे थे तो वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बुक प्रॉफिट में इन एक्सेस ऑफ 12% लेते हैं, यानी कि 12% से जितना ज्यादा है केवल उतना। लेकिन एलोकेशन ऑफ इनकम में हम 12% तक ही लेते हैं या उससे कम लेते हैं, 12% से ज्यादा नहीं। अगर क्वेश्चन में 13%, 14% ही बोल दिया तो भी हम उसको 12% ही कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला है 8%, जो कि 12% से कम है, इसलिए आएगा पूरा अमाउंट यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। किसको पे हुआ है? एक्स को पे हुआ है। कितना है अमाउंट? 6,000 रुपए। तो कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ वैल्यू पुट करना है 6,000 रुपए। यहाँ तो निकाल के भी आपको दिया हुआ है। वाई का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, यहाँ डैश लगा दो। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी एट द रेट 12% तक होता है, नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई बात नहीं, नील लिख दो आप। अब जो लास्ट चीज हम लेते हैं वो है रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट। अंडर सेक्शन 40B। तो एक बार हम टोटल इनकम में ऑलरेडी ये सेम चीज ही तो निकाल चुके होते हैं, रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट। तो हमको दोबारा से सब कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? ठीक है, देखो हम यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए थे टोटल इनकम में कि एक्चुअल रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर 2 लाख प्लस 1 लाख। भाई यही तो दिया हुआ था यहाँ पे भी, क्वेश्चन में बोला गया था ना, रेमुनरेशन टू पार्टनर 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए। ठीक, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया था। दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट हमने कैलकुलेट कर लिया था, इतना आया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज। अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट आ गया ये 3 लाख रुपीज। ठीक है, और में स्टैट्यूटरी लिमिट कितना हमने कैलकुलेट किया था? वो हमने कैलकुलेट किया था 1,57,500, यही किया था हमने। ठीक, इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होता है वही यहाँ पे करते हैं। सेम वो चीज वहां पे भी थी,
लेकिन वहां पे क्या था कि अलग अलग पार्टनर में नहीं बांटना था, सीधे जो लीज था हमने उसको लेस कर दिया। लेकिन यहाँ थोड़ा दिक्कत फंस जाता है भाई। देखो, अगर रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर ये वाला लेस होता तो इसमें तो कुछ नहीं करना था। बोला है क्वेश्चन में कितना, एक्स को 2 लाख, वाई को 1 लाख, तो कुछ नहीं करते, एक्स में 2 लाख लिखते, वाई में 1 लाख लिखते। लेकिन इन दोनों में से लीस्ट कौन है, तो ये वाला अमाउंट लीस्ट है। तो जब ये लिस्ट हुआ तो इसका तो आप समझ गए हो, जब ये लिस्ट होता है तो हम इसको किस रेशियो में बांटते हैं। लगभग सब गलती कर देते हैं इसको, कई लोग इसको इस वाले रेशियो में बांट देते हैं। और आप भी शायद यही सोच रहे होगे कि इक्वल, यहां बोला है कि एक्स और वाई इक्वल पार्टनर्स हैं, तो क्या आप इक्वल रेशियो में बांटोगे, नहीं। इसको हम मतलब यहाँ पे जो हम स्टैट्यूटरी लिमिट को बांटते हैं वो बांटते हैं रेम्यूनरेशन के रेशियो में। ध्यान रखना, इस चीज को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई 1,57,500 है ना, तो यहाँ पे आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखो, रेशियो कैलकुलेट कर लो। ये 2 लाख रुपए एक्स का था और वाई का 1 लाख रुपए। तो अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ये देखो, यहाँ अगर मैं कैलकुलेट कर दिखाऊं तो रेशियो जो है वो आ जाएगा एक्स रेशियो वाई कितना आ जाएगा, 2 लाख रेशियो 3 लाख, यही है, सॉरी 2 लाख रेशियो 1 लाख। ये सारे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 2:1 जो है रेशियो बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम x का अमाउंट कैलकुलेट करें तो x का कितना होगा, 1,57,500 रुपीज स्टैट्यूटरी लिमिट है, तो इनटू रेशियो कितना है 2, तो नीचे कितना लिखते हैं 3। देखो रेशियो अगर आप नहीं निकाल पाते तो रेशियो तो ऐसे आ गया 2:1। उसके बाद क्या करो आप, दोनों रेशियो, या अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों रेशियो को प्लस कर दो। तो यहाँ 2 ही था तो 2 + 1 3, नीचे आप टोटल लिख दिया करो। जब इस वाले का निकालना तो ये वाला लिख देना, जब इस वाले का निकालना तो ऊपर ये वाला लिख देना। ऐसे ही अगर 3 पार्टनर होता तो नीचे टोटल लिख देते, उसका जब इसका निकालते तो इसका वाले नीचे वाला, फिर ये निकालते तो इसके सामने वाला। यही करते हैं बस रेशियो में, और कुछ नहीं। तो 1,57,500 1,57,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, अमाउंट आ गया 1,05,000 रुपीज। उसके बाद y का निकाल लो, 1,57,500। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इनटू नीचे लिख लेते हैं टोटल, तो टोटल कितना है 2 + 1 3। उसके बाद इधर y का कितना है 1, तो 1,57,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, अमाउंट कितना आ गया 52,500। तो y का आ गया 52,500। कुछ नहीं, आप इसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो स्टैट्यूटरी लिमिट वैल्यू हो गया आपका 1,05,000 रुपीज, और y का हो गया 52,500। ठीक, x का इतना, y का इतना। अब और कुछ है नहीं, तो इन दोनों को ऐड कर दो पहले आप। तो 1,05,000 रुपीज प्लस 6,000 रुपीज, अमाउंट कितना आ गया 1,11,000। 1,11,000 रुपीज। ठीक, इधर और कुछ नहीं है तो यही हो गया। ठीक है, ये 1,11,000 ऐसे आया। ठीक, फिर यहाँ पे 52,500। ठीक है, यही है हमारा टोटल इनकम ऑफ पार्टनर्स। एक्स का है 1,11,000 और y का है 52,500। ठीक है, फिर अब यहां पे क्वेश्चन ने पूछा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिख दो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। अब इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और वो सब दिया नहीं, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेट बनाते हुए आप चलोगे ना तो एग्जाम तक आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में आप पूरा फॉर्मेट बनाते चलो। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर दिया होता और स्पेसिफिकली मेंशन होता कि 111A का है तो हम यहाँ पे लिख देते उसका 15% निकाल के, यहाँ पे नहीं है, नील लिखो आप यहाँ पे। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
अंडर सेक्शन 112 10%, 20%, 10% विदाउट इंडेक्सिंग और 20% विद इंडेक्सिंग जब दिया होता है तो कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन है तो आप मानो कि वो इंडेक्स के साथ ही है, तो आप ये 20% वाला निकाल के सीधे लिख दोगे, ये भी नहीं है। नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%, ठीक है, ये भी नहीं है, नील। उसके बाद विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स अंडर सेक्शन 115BB 30%, ये भी नहीं है तो नील हो गया। उसके बाद रिमेनिंग अदर इनकम, उसका भी 30% 30%, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाई देखो रिमेनिंग अदर इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपका इस क्वेश्चन में टोटल इनकम कितना है, तो टोटल इनकम है 25,900, तो यहाँ पहले आप लिखो रिमेनिंग अदर इनकम में हम लिखते हैं 25,900। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ भी अगर ऊपर यूज हो जाता, सपोज करो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था आपका 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 15% 30,000 रुपए तो आप यहाँ लिखते, ठीक। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट 2 लाख था तो उसका 15% निकाला आपने, 30,000 यहाँ पे आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करते, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ओरिजिनल अमाउंट था उसको आप यहाँ पे लेस कर लेते, क्योंकि यहाँ पे यूज हो गया है। तो कहने का मतलब इन चारों में से जो भी ऊपर यूज हो गया है उसका ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे टोटल इनकम में से लेस होता है। तो यहाँ चारों ही नहीं यूज हुआ है तो रिमेनिंग इनकम जो टोटल इनकम है वही होगा, तो टोटल इनकम माइनस 0, क्योंकि इन सब में से कोई भी यूज ही नहीं हुआ है। और तो यह आ गया 25,900 और इसका रिमेनिंग अदर इनकम का कितना 30%, ठीक। तो ये हो गया आपका 25,900 का 30%, अमाउंट कितना आया 7,770, तो रिमेनिंग अदर इनकम आपका आया 7,770, ठीक। और कुछ था नहीं, इन सबको आप ऐड करोगे तो और कुछ है नहीं, तो यही आ गया 7,770। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सरचार्ज, ये कितना लगता है 12%, लेकिन जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तब, तो 1 करोड़ से ज्यादा तो टोटल इनकम है नहीं, तो इस वजह से यहाँ सरचार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो 7,770 ही आ गया। उसके बाद लेस करते हैं मार्जिनल रिलीफ, ये भी जब 1 करोड़ से इनकम ज्यादा होता है तब इसका ट्रीटमेंट होता है, तो ये भी नहीं है, तो ऐसे ही ये हो गया 7,770, ठीक। उसके बाद लास्ट हम ऐड करते हैं जो कि हमेशा होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब अभी तो ये होगा इस असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो ये जो अमाउंट आया है यहाँ पे इसका आप 4% निकालो एट द रेट 4%, तो 7,770 का 4% 310.8, तो ये आप लिखो यहाँ पे 310.8, इन दोनों को अब आप ऐड कर लो, तो प्लस 7,770 प्लस 310.8, तो ये आ गया 8,080.8, 8,080.8। लेकिन हम जो भी हमारा टैक्सेबल लायबिलिटी आता है उसको राउंड ऑफ करते हैं टू 10th प्लेस ना, तो ये इसको 10th प्लेस पे आप राउंड ऑफ करो तो ये आ जाएगा 8,080 आपका टैक्सेबल लायबिलिटी।